Namaste, मेरा नाम सचिन जायसवाल है एंड टुडे वी हैव हिमानी कारेमोरे विद अस। हिमानी ने 2 साल क्लासरूम प्रिपरेशन किया शिक्षा क्लासेस में जेई के लिए एंड टुडे इट्स 2 ऑगस्ट व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अभी रिसेंटली जो जोसा काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है उसके बाद में ये तय हो गया कि हिमानी is going to do engineering from VNIT College Nagpur. Now talking about VNIT is one of the top tier college amongst the national institutes. So first of all, congratulations, beta. Thank you, sir. And yes, अगले कुछ समय हम लोग वी आर गोइंग टू कैजुअली चिट चैट विथ हिमानी कि कैसा रहा उसका ये 2 साल का जर्नी और क्या दिक्कतें आई प्रिपरेशन के दौरान और क्या कुछ वो सजेस्ट करना चाहेगी जूनियर्स को। सो लेट मी स्टार्ट। 2024 में मुझे अच्छे से याद है हिमानी कि मार्च अप्रैल के दौरान आप अपने बड़े सिस्टर के साथ में मेरे पास आए थे एंड शी वाज हियर ओनली फॉर अ सजेशन, क्योंकि इनके पिताजी मेरे पहचान के थे। तो उन्होंने कहा कि सर बच्ची अभी 10th का एग्जाम दे चुकी है। रिजल्ट आ गया था उस टाइम पे? हाँ, रिजल्ट आ गया ओके, था। रिजल्ट भी आ गया था। तो शी वाज हियर जस्ट टू डिस्कस कि सर 11th-12th में क्या करना है। एंड आई थिंक आपकी बड़ी सिस्टर ये कह रहे थे कि आपने साइंस करना चाहिए और हिमानी थोड़ी डरी सहमी थी, पता नहीं क्यों। शी वाज लाइक अ ब्राइट स्टूडेंट, बट फिर भी ये डरी सहमी थी और ये चाहती थी कि कॉमर्स करे। तो हिमानी कॉमर्स करने से लेके वीएनआईटी तक जाना है, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। सो हाउ डू यू फील राइट नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मेरा माइंड में था कि कॉमर्स करना है। फिर सिस्टर से पता चला या फिर वहाँ से शिफ्ट हुआ कि चलो साइंस करना है, बट इट वाज लाइक साइंस बोर्ड तक ही करना है, उसके आगे जाना नहीं है। थोड़ा आई वाज थोड़ा स्कैर्ड, पर फिर जब मैंने सचिन सर से डिस्कस किया तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो पता चले मुझे। पहले आई वाज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, सो सचिन सर से बात करने के बाद आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो पहले तो ऐसा था कि जेई की प्रिपरेशन करना है, पर मेन फोकस सीईटी पे रखना है, क्योंकि मुझे लगा जेई नहीं हो पाएगा मुझसे सीरियसली। तो बट जैसे जैसे टाइम गया तो स्कोर्स थोड़े ठीक ठाक आने लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। सर के गाइडेंस के हिसाब से पूरी शिक्षा टीम की गाइडेंस थी, और सिर्फ टीचिंग स्टाफ ही नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी काफ़ी हेल्प किया माइंड क्लियर अप करने में कि पहले तो एम सेट करना है, उसके बाद प्रिप करना है। तो वहाँ से लेके फिर जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई गेव माय बेस्ट। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ जेई का, उतना ठीक नहीं रहा। सेकंड अटेम्प्ट बेटर रहा उससे, और फिर आई गॉट इनटू वीएनआईटी। दैट्स गुड। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते। जस्ट टेल मी कि आपको 10th में कितना परसेंटेज आया था और किस स्कूल से आप पढ़े थे? 10th में आई स्कोर्ड 96%। आई एम फ्रॉम सेंट पीटर स्कूल। ओके। 10th मैंने वहाँ से की थी। सो हिमानी, ये तो काफी डिसेंट परसेंटेज है, 96% इन 10th। तो ऐसा आपने जेई के बारे में क्या सुना था दैट इनिशियली यू डिसाइडेड कि मुझसे तो जेई नहीं हो पाएगा? सर मेरे सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे कि इवन इफ यू स्कोर गुड इन 10th, फिर भी उतना डिसेंट कॉलेज नहीं मिलता है और लोगों को प्राइवेट करना पड़ता है, और मुझे नहीं करना था वो। आई वांटेड अ बेटर कॉलेज। सो यू वेर लाइक कि अगर मैं जंग लड़ूंगी तो जीतने के लिए, अदरवाइज जंग लड़ना ही नहीं है, काइंड ऑफ दैट माइंडसेट। हाँ, हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो चलिए फिर शुरू करते हैं कि आपने कहा कि स्टार्टिंग में स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे थे एंड देन धीरे धीरे दे स्टार्टेड इंप्रूविंग व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन इन 11th। यस। तो मतलब वो कैसे इम्प्रूवमेंट आया, आपका स्टडी रूटीन कैसे डेवलप होते गया, या इनिशियल के 2-3 महीने में वो क्या स्ट्रगल होता है जो मुझे लगता है हर जेई का बच्चा एक्सपीरियंस करता होगा। लाइक वो आता है 10th से कुछ एक अलग एक्सपेक्टेशन को लेके, ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट अबव 90%, और फिर इधर आने के बाद 300 में से 90% अगर मैं देखा जाऊँ तो 270 स्कोर होता है। एंड देन सडनली कुछ बच्चे होते हैं जिनको पहली टेस्ट में 300 में से 30 मार्क मिले, 40 मार्क मिले, 50 मार्क मिले, दे गेट डिमोटिवेटेड। आपके साथ ऐसा हुआ क्या? मेरा थोड़ा सा अलग था, मतलब जर्नी थोड़ी अलग ही थी। जब फर्स्ट सेकंड टेस्ट हुए तब मेरे स्कोर्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सेटिस्फैक्शनरी थे। उसके बाद ड्रॉप होते गए। आई थिंक अप टिल एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड वो ड्रॉप ही हो रहे थे। फर्स्ट अच्छे क्यों आते हैं पहले, क्योंकि सिलेबस बहुत बहुत आराम से पढ़ाते, क्योंकि सर्स भी समझते कि काफ़ी एक ह्यूज लीप है ये। 10th का करिकुलम और
11th-12th का करिकुलम बहुत डिफरेंट है। वो इस बात को समझते हैं और फर्स्ट भी थोड़ा आराम से पढ़ाते हैं। फिर जब वो फुल फोर्स में पढ़ाना शुरू करते हैं तब अपन पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए पहले तो काफ़ी ईज़ी रहा, काफ़ी मिलते-जुलते टॉपिक्स थे 10th से। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि पहला-पहला काफ़ी अच्छा हुआ। उसके बाद से जब थोड़े ऊपर के या फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आए, तब ड्रॉप होने शुरू हुए मार्क्स। बट आफ्टर दैट 11th के एंड में वो स्ट्रैटेजी या फिर वो रूटीन से इतना लिंक हो जाते हैं अपन कि ठीक हो जाता है बाद यू में मीन टू सब। से कि समय देना पड़ेगा, यू नीड टू हाँ, हैव पेशेंस, यू कैनॉट जज योरसेल्फ इनटू द फर्स्ट 3 4 5 months ऑफ द प्रिपरेशन, है यस। ना? दैट अप एंड डाउन इज वेरी ऑब्वियस विद एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट। ये तो हम लोग सिर्फ एन की बात कर रहे हैं। मैं फटाक से फास्ट फॉरवर्ड में आ जाता हूँ। 12th में जाने के बाद भी अच्छा खासा प्रिपेयर्ड बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है when you go to that December session, you know, हाँ, दिसंबर में देर इज अ पीक प्रेशर परफॉर्मेंस की। जनवरी में जेई मेन है, जेई मेन की एग्जाम होते होते उसके इर्द गिर्द बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। वो जेई मेन का सेशन का रिजल्ट आते आते वी आर देयर ऑलमोस्ट एट द डोर स्टेप ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो वो अपना एक अलग प्रेशर है। बोर्ड एग्जाम्स इधर खत्म हुई नहीं ठीक से कि उधर का अप्रैल सेशन आ गया। अप्रैल सेशन का जब रिजल्ट आता है उसी दरम्यान अराउंड सीटी का एग्जाम होता है। इस तरह से तो सीटी का भी एग्जाम 2 बार होने लग गया है ना? तो वो भी जरा मैनेज करना इट्स काइंड ऑफ टफ। लाइक मुझे लगता है अप्रैल में जेई मेन भी हो रहा है, सीटी भी हो रहा है, और दोनों एग्जाम्स का ढांचा बिल्कुल ही अलग है। और मुझे लगता है सीटी के लिए ज्यादा आपको स्टेट बोर्ड्स की पढ़ाई करनी होती है, वो बुक्स को डिटेल्स में पढ़नी होती है, काफी हद तक थ्योरी पूछा जाता है सीईटी एग्जाम में। जेई मेन इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? और वहां कौन सा वो चांस है जहां बच्चे काइंड ऑफ क्विट? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई ऑलरेडी बहुत ड्रेंचिंग होने वाला है। पहली ही बार वो इतना बड़ा एग्जाम है और आई डोंट थिंक अपन ने पहले कभी कंप्यूटर पे कोई एग्जाम दी रहेगी। वो पहली बार है। उसके होने के बाद भी आई थिंक 2 से 3 दिन तो डिसअपॉइंटमेंट में जाते कि ये तो आता था पर ये किया नहीं। उसके बाद पर सडनली उसको स्विच करना पड़ता है क्योंकि अराउंड द कॉर्नर अपनी स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम आ जाती है और जितना उसको स्विच करने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है क्योंकि पूरा 2 साल एमसीक्यूज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस किए और अभी अपने को थ्योरी में जंप करना है और थ्योरी में करने के लिए राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, वो अपनी है नहीं। तो वो बीच के 10 दिन आई थिंक रिगरसली आपको स्टेट बोर्ड पे फोकस करना चाहिए क्योंकि एनी हाउ 75 प्लस लाने ही हैं और इवन इफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो जाएगा पर जो बाकी सब्जेक्ट है लैंग्वेज उसके लिए तो टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद जब अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम शुरू होती है उसमें भी बहुत टाइम जाता है क्योंकि उसका जो लेंथ होता है वही काफ़ी बड़ा होता है। काफ़ी काफ़ी में बहुत ज़्यादा गैप हो जाती है, काफ़ियों में जिसमें ज़रूरत होती है उसमें गैप होती नहीं है और जिसमें ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे गैप हो जाती है। तो उस वो गैप्स को भी मैनेज करना पड़ता है क्योंकि जेई सेकंड जो अपना आई थिंक मेन फोकस रहेगा उस टाइम पे, उसके लिए मैनेज करना पड़ेगा टाइम, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम जब चल रही होगी तब भी। सीटी तो स्टेट बोर्ड से हो जाता है। थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा बुक रीडिंग में जो अपन ने नहीं की होगी। स्टेट बोर्ड अपन यूजुअली फोकस नहीं करते हैं उतना। सीबीएसई पैटर्न रहता है जेई तो फिर स्टेट बोर्ड पे थोड़ा ओवरलुक करना पड़ेगा। सो एक मतलब ये जो हम लोगों ने अभी पिक्चर डिस्कस किया कि बैक टू बैक एग्जाम्स और एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के दर तक पहुंचते पहुंचते बीच में पहली एग्जाम का रिजल्ट आ जा रहा है, तो रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। उससे मतलब या तो आप खुशी में रहेंगे या तो गम में रहेंगे, दोनों से रिकवर करने में टाइम तो लगता ही है ना? अगर हम लोग पहला एग्जाम कोई हुआ और बहुत अच्छे परसेंटाइल हुए, दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि फिर बोर्ड एग्जाम है उसमें 75% का क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही करना है। सो ऑन एंड ऑन मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद जेई नीट जैसा कोई भी बड़ा एग्जाम प्रिपेयर करना हो तो जितना एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है उतना ही एटीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। इज दैट करेक्ट? यस। ओके, व्हेन वी स्पीक अबाउट एटीट्यूड आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ ओवर हियर। कैसा था आपका 2 साल का मेंटल स्ट्रेंथ? उतना अच्छा तो नहीं था क्योंकि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे और मैंने शायद उतने अच्छे से इमोशनली खुद को शील्ड नहीं किया था। आई थिंक 10th में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था थ्रू आउट द ईयर। आई वाज़ थिंकिंग कि शायद यहाँ पे भी सेम होगा बट
इट टर्न्ड आउट द अपोजिट। कभी काफ़ी अच्छा था और कभी बिलो द एवरेज मार्क्स आते थे। तो इमोशनली काफ़ी ऊपर नीचे होता रहा। बट अगर अपन इमोशनली स्टेबल रहेंगे तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस हो सकता है उससे। लेट्स से यहाँ पे शिक्षा क्लासेस में कोई टेस्ट आपने दिया, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, आप जो कह रहे हैं कि इमोशनली आप थोड़े से स्ट्रेंथ वाइज ओके नहीं थे, आई I मीन mean, एक दो दिन आपके रोने धोने हाँ, में जाते होंगे शायद, हाँ, है ना? ऐसे अगर हम लोगों ने 20-25 पेपर एक्यूमुलेट किए तो 40-50 दिन तो हम लोग का पढ़ाई का वैसे भी नुकसान हो गया। तो व्हाट डू यू सजेस्ट जूनियर्स टू द जूनियर्स? कंपेयर योरसेल्फ विथ योरसेल्फ ओनली। किसी से कंपेयर मत करो। जब अगर आप दूसरों से कंपेयर करने लग जाओगे तब ज़्यादा दर्द होता है। तो खुद का कंपटीशन खुद से रखो, खुद के ज़ोन में रहो और ये टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स या फिर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है या ज़्यादा वो अच्छे हैं तो उसको परफेक्ट बनाना है। और जो अच्छा नहीं है उसको थोड़ा उसको देखो और फिर जितना हो सकता है उतना करो, ज़्यादा दिमाग उसमें मत डालो, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। और भी मतलब अभी तो अच्छा किया ही आपने, नो डाउट अबाउट दैट, बट एज ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज एस्पायर फॉर द बेस्ट, फॉर द मोर एंड मोर। तो डू यू थिंक कि ज्यादा प्रिपरेशन टाइम मिलता या थोड़ा पहले से शुरू करते तो शायद फायदा होता? हाँ, बिल्कुल होता ही। वो रूटीन से भी अपन लोग काफ़ी हमारा लिंक हो जाती है वो रूटीन, क्योंकि 10th से 11th-12th पे जंप करना ये बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि 10th में हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है। बिल्कुल अपन ने एमसीक्यूज़ पे उतना ध्यान दिया नहीं है। 11th-12th फुल टू एमसीक्यूज़। अगर वही इंट्रोड्यूस हमको थोड़े साल पहले से, थोड़े-थोड़े डोज़ में अगर करवा देते, तो उतना इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती और उतना ज़्यादा टाइम हमें अपने सिलेबस को दे पाते रादर देन थिंकिंग कि अरे अब हम चेंज कैसे करें, ये माइंडसेट कैसे चेंज करें। सो तो अगर ऑफ 8 कोर्स 9 वो 10th में अगर हम लोग हायर लेवल की मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यू बिलीव कि एक मेंटल स्ट्रेंथ तब से डेवलप होती हाँ, है। मानो वो बच्चे से क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट एटलीस्ट उसकी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप हो सकती है, हाँ, राइट? एंड देखिए सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है माता पिता का, घर के मेंबर्स का। सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटल सपोर्ट, कि क्या 12th तक बच्चे ने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए और ही शुड गेट आउटसाइड, चेज सम बिगर सिटीज एंड यू नो। पेरेंटल सपोर्ट प्लेज अ बिग रोल। जब आप इमोशनली लो होते हो, सो दे आर द ओनली वन दैट दे कैन चीयर यू अप। आपके जहाँ पे 3-4 दिन उसी माइंडसेट में वेस्ट होने वाले होते हैं, वो आपको सँभाल लेते हैं वहाँ पे। और पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ड्रेंचिंग जर्नी है। एक पैरेंटल सपोर्ट या फिर केयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक 11th-12th में पेरेंट्स के साथ रहना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये तो नहीं हो सकता है कि लेट्स से अभी अभी हम लोग गोकर्णी भंडारा की अगर बात करें तो भंडारा में रहने वाले बच्चे के पास में दो ऑप्शंस है, या तो आप पेरेंट के साथ यहीं रह जाओ एंड स्टार्ट योर ओन प्रिपरेशन फॉर जेई और नीट और व्हाट्सोएवर, या तो कई बार बच्चे और पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं कि छोटा टाउन है, यहाँ पे शायद उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती होगी, तो सैक्रिफाइस के नाम पे कि ठीक है पेरेंट्स यहाँ है बट मैं किसी बड़े शहर में जाऊंगा और हॉस्टल में रहूंगा या रूम में रहूंगा और वहां पढ़ के कुछ अच्छा कर दिखाऊंगा। ये दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम स्टोरी। आपका क्या कहना है इस पे? क्या ये छोटे टाउन में प्रिपरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर माइंडसेट उतना स्ट्रांग है और आपने मन बना लिया तो बिल्कुल हो सकता है। ये 2 साल के जर्नी के बाद में मोस्टली हम लोग एज अ टीचर्स, एज अ इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट्स भी सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, बट देर इज अदर स्टोरी टू दिस जेई जर्नी और नीट जर्नी, क्योंकि 100 में से एक बच्चा आईआईटी में जा रहा है, 2-4 बच्चे एनआईटी में जा रहे हैं, बचे 90-95 स्टूडेंट्स जो है वो भी बहुत मेहनत करते हैं। और आई हैव नो डाउट कि पोटेंशियल वाइज कोई कमी उनमें है, बट फिर जस्ट बिकॉज उनका एनआईटी आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दे आर नॉट सेलिब्रेटेड दैट मच, या उन बच्चों को ही कभी कभी खुद वो गिल्ट आ जाती है कि काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। ऑनेस्टली इवन आई एम नॉट फ्रॉम एनी एनआईटी और आईआईटी, यस आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बट आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम अ सिंपल प्राइवेट कॉलेज। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सबकी मैच्योरिटी, हर बच्चे की मैच्योरिटी एक साथ
एक लेवल पे नहीं हो सकती है। जितना समझदार मैं 10th में हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा समझदारी किसी बच्चे में आएगी जब वो सिर्फ 8th में है, या इफ यू कंपेयर 5-6 लोग जो अभी 12th स्टैंडर्ड में या सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हैं, तो सबकी मैच्योरिटी लेवल अलग-अलग होगी। सबका दिमाग अलग है, सबका डीएनए अलग है। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर 12th के जेईई में अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, तो इट इज़ नथिंग देयर टू लूज़, नथिंग देयर टू लूज़। आई मीन सी आफ्टर द जेईई और नीट रिजल्ट्स, पैन इंडिया इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 30-40 लाख ओवरऑल बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ एक ही स्टूडेंट है जो आईआईटी, एनआईटी या एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं। बट आई फर्मली बिलीव कि जो बचे हुए स्टूडेंट्स है, दे हैव इक्वल पोटेंशियल, लेकिन आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट दैट 3 इयर्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो वो 3 घंटे अगर आपके किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हो पाए, कुछ न कुछ कारण हो सकते हैं उसके, तो वो बच्चे का वो एग्जाम बिगड़ गया तो अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच पाया। बट लाइफ कीप्स ऑन गिविंग यू द सेकंड चांसेस। तो अब आपका तो हो गया एनआईटी में, लेकिन आपके कई सारे दोस्त होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की, एंड आई नो, एंड अभी मैं सबका नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, बट आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट योर क्लासमेट्स जिन्होंने आपकी इतनी मेहनत की, शायद आपसे ज्यादा भी मेहनत कर है ना। तो ओवरऑल उनको ध्यान में रखते हुए और आपकी सक्सेस को भी ध्यान में रखते हुए, आई वांट टू नो कि ये 2 साल के पूरे जेई जर्नी में आपका सबसे बड़ा लेसन क्या था? आपकी मैच्योरिटी कितनी फोल्ड्स बड़ी है? हाउ डू यू लुक एट द सक्सेस एंड फेलियर राइट नाउ, राइट अवे? See, many of many peoples in India are appearing for competitive exam. Most of them are not. Most of them do not get into the prestigious colleges, but this journey helps you to grow. The journey helps you to grow. Not success तो है ही, but जिनका नहीं हुआ है, ये जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये जर्नी आपको डिसिप्लिन सिखाती है, ये आपको पेशेंस सिखाती है। एक्चुअली दिस जर्नी टेस्ट्स योर पेशेंस, क्योंकि बहुत बार, एटलीस्ट विथ मी, जब मैं ज़्यादा पढ़ती थी तब कम मार्क्स आते थे, जब कम पढ़ती थी तब बहुत ही अच्छे हाँ, मार्क्स मुझे आ याद जाते है थे। ये इनकी हमेशा की कंप्लेंट रहती थी। तो 1-2 बार जब अच्छे मार्क्स मिले तो मैंने पूछा कि इस बार क्या स्ट्रेटेजी चेंज की, तो शी यूज्ड टू टेल मी कि सर इस बार पढ़ा नहीं मैंने। तो या आई रिमेंबर दैट। सो ये ऑफ कोर्स दिस इज अ पेशेंस टेस्ट, क्योंकि अगर बहुत घंटे लगा के आप पढ़ रहे हो एंड यू ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट दोज रिजल्ट, तो वो आते ही नहीं है। सो एट द एंड आपको कंसिस्टेंसी सिखाता है, ये पूरी जर्नी कंसिस्टेंसी सिखाता है, और डिसिप्लिन होना ही चाहिए। एंड दिस जर्नी हेल्प्स यू टू ग्रो इन मैनी वेज। शायद आपको उस जिस हिसाब से आपने पढ़ा हो, या फिर जिस हिसाब ने फर्स्ट स्टेप में आपने ये ड्रीम किया हो कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, शायद उस जगह आप ना पहुँचो। बहुत जन नहीं पहुँचते, बट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये जो 2 साल का बड़ा सा जर्नी रही है, उसमें क्या क्या आपने सीखा है, और बढ़िया रही है। Okay. So you are grateful to this journey. यस। So thank you हिमानी। एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये सजेशन है कि आप जितनी पढ़ाई करें उतना ही मेंटली स्ट्रांग रहे। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। जैसे कि हिमानी ने बताया कि अगर आप इमोशनली अनस्टेबल रहेंगे, बार बार आप अपने आप पे डाउट लेने लगेंगे, यू नो दैट सेल्फ डाउट विल किल अ लॉट ऑफ योर टाइम, एंड टाइम इज एवरीथिंग। स्टेबल रहे, मस्त मौका रहे, कोई टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस और काम एक साथ नहीं हो सकता, या तो आप स्ट्रेस ले लो या तो आप काम कर लो, पढ़ाई कर लो। द चॉइस इज अगेन ऑन योर्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।